मनोहर पार्रिकर की शख्सियत जितनी सादा थी, सियासी समझ ही उनकी उतनी ज़हीन थी। वो एक ऐसे माहिर डिप्लोमेट थे जो दूसरों की चाल का पहले से ही अंदाजा लगा लेते थे। आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो पूरा मुल्क उनको नम आंखों से गमजदा होकर उनको याद कर रहा है। और उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ दिनेश सिंह जी मौजूद हैं, लीडर हैं बीजेपी के। उसके साथ ही अनिमा सोनकर पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अंबिकानंद सहाय जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है। दिनेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। जाहिर सी बात है कि आपकी पार्टी के वो लीडर थे, लेकिन वो पूरे मुल्क के लीडर थे, गोवा के वो सीएम थे। उनका जाना सबको खल रहा है। जिस तरह से वो एक बीमारी से जूझ रहे थे, कैंसर से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो एक मिसाल पेश की, नाक में उनके वो पाइप लगा होता था, जब वो काम कर रहे होते थे तो आंखें भर आती थी, लेकिन वो जज्बा मुल्क के लिए, उस स्टेट के लिए और जिस पद पर वो थे उसके लिए लगातार देखने को मिला। निश्चित तौर पर बुसरा जी, जो भी आया है जमीन पे, जो भी पैदा हुआ है उसको जाना ही है जी, क्योंकि मृत्यु का कारण ही जन्म है। जिस दिन आपने जन्म ले लिया मृत्यु सुनिश्चित हो गई। लेकिन ऐसी स्थिति में आज के परिप्रेक्ष्य में हम जब राजनीति की चर्चा करते हैं तो एक आदर्श पुरुष अगर कहा जाए, एक आदर्श नेता अगर कहा जाए, तो आदर्श नेता के रूप में अपने आप को प्रस्थापित करने का काम अगर किसी ने किया भारतीय राजनीति में तो मनोहर पर्रिकर जी ने किया। उनका जीवन जैसे अंदर से था वैसे वो बाहर से था। ऐसी तमाम चीजें हैं, तमाम घटनाएं हैं। बाकी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो अपने आप को कहते हैं और राजनीति को बदलने की बात करके लोग राजनीति में आते हैं कि हम राजनीति में आएंगे और राजनीति में एक शुचिता स्थापित करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो लोग कहे वो कर पाए, और मनोहर पर्रिकर जी ने कहा नहीं बल्कि अपने जीवन में उसको करके दिखाया। और आपने जो कहा वो ठीक कहा कि इतनी जटिल बीमारी के बाद भी उनके अंदर जीने की जो जिजीविसा थी और जीने की जिजीविसा के साथ करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी और जीवन का कड़कड़ और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उन्होंने कैसे गोवा के लिए और कैसे राष्ट्र के लिए समर्पित किया, मुझे लगता है इस पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक आदर्श है। मुझे लगता है कि अगर उनके जीवन से हम कुछ प्रेरणा आज ले सकें तो उनके लिए ही सबसे बड़ी सच्ची और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी, अंबिकानंद साहब जी, आप किस तरह से उनको याद करेंगे? यूं तो सबके लिए अलग अलग तरह की यादें हो सकती हैं, कुछ की जाती हो सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि उन्होंने उनको हमेशा से जिस तरह से देखा, आरएसएस से वो जुड़े रहे, बीजेपी से के वो नेता रहे उसके बाद, लेकिन जिस तरह का उनका बिल्कुल सादा मिजाज था और अलग अलग तरह, अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो लोग अपनी अपनी तरह के एक्सपीरियंस उनसे जुड़े हुए शेयर कर रहे हैं कि कितने सादा मिजाज वो थे। एक आईआईटीएन थे, इतने पढ़े लिखे इंसान थे, उसके बावजूद भी 4 बार वो वहां के सीएम रहे, उसके बावजूद भी उनमें जो सहजता थी वो कम ही लीडर्स में देखने को मिलती है। बेशक बेमिसाल थे वो। एक वाकया मैं उनके बारे बताता हूं जी, कि पणजी में वो स्कूटर से जा रहे थे, हेलमेट पहने हुए थे, पीछे से एक गाड़ी आती है और उनके स्कूटर को टच करता हुआ आगे जाती है। लड़का बहुत क्रोध में उतरता है गाड़ी से और इनसे कहता है कि चलाते नहीं हो ठीक से, संभल के रहो, मेरा पिता डीएसपी है जी। इन्होंने बहुत धीरे से कहा, बेटा मैं मुख्यमंत्री हूँ, गाड़ी थोड़ा संभल के चलाया करो, कोई बात नहीं है, जाओ। प्यार से उसको विदा किया। ऐसे थे मनोहर पर्रिकर, बिल्कुल बेमिसाल सादगी। और देखिए, सादगी का प्रिटेंस रखना एक बात है और ताउम्र सादगी से जीवन बिताना। मैं तो क्लोजेस्ट पैरेलल अगर इंडियन पॉलिटिक्स में देखता हूं जो इस तरह के सादगी का जीवन था तो 2 ही नाम मेरे जहन में आते हैं, मानिक सरकार और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो सादगी के लिए ही जाने जाते हैं। और ये देखिए बुशरा जी, ये मामूली बात नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा कोई इंसान आप बताइए, उंगली में नहीं गिन सकेंगे जिसका कोई विरोधी नहीं हो जी। हर कोई तारीफ ही करे। बहुत रेयर ब्रीड थे वो जी। बेशक
जाहिर सी बात है कि उनके जो प्रतिद्वंदी होते थे वो भी उनके बारे में कुछ नहीं कह पाते थे, और यही वजह है कि आज हमने देखा कि जब अपनी रैली की शुरुआत की राहुल गांधी ने तो 2 मिनट का मौन रखा। ये भी एक तरह से हर लीडर के लिए जो आपके दिल में अलग तरह की इज्जत होती है उसका भी एक नजारा देखने को मिलता है। अनिमा, हमने ये देखा कि लोगों के पास ये भी इस तरह के एग्जाम्पल है कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे, पीछे मुड़कर उन्होंने देखा, शक्ल जब देखी तो लगा कुछ जाना पहचाना सा कोई चेहरा है, बाद में गौर से देखा तो पता चला कि वो तो गोवा के सीएम हैं। तो वो इतने सादा इस तरह के वो थे, और जिस तरह से उन्होंने गोवा के लिए खासतौर पर खिदमत की, और जब वो अभी वजीर दिफा रहे तब भी उनका काम एक तरह से बेमिसाल रहा, और जाहिर सी बात है कि उनका जाना सबको खल रहा है। आप किस तरह से उनको याद करेंगे? बुशरा जी, सबसे पहले मेरी तरफ से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि ऐसे नेता को जो एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने इतना साधारण जीवन जिया, और नेशनलिज्म हो, मॉडेस्टी हो, सिंप्लिसिटी हो, डेडिकेशन का पर्याय बने। मुझे लगता है कि आज की राजनीति में जो मील का पत्थर साबित होती है वो जिंदगी उन्होंने जी है। हम जब भी राजनीति शब्द बोलते हैं तो हमेशा एक डर्टी पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स है तो गलत है, इसमें कुछ ना कुछ ग्रे हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एक ब्लैक शेड होगा, इसकी हम बात करते हैं। पर मनोहर पर्रिकर जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने एक वर्चुअस पॉलिटिक्स का जो कहते हैं पॉलिटिक्स को रीडिफाइन किया, उसको एक नया प्रारूप दिया कि लोग उससे प्रेरणा लेके, घरों में भी अगर आप बात करते हैं कि मैं राजनीति करना चाहता हूं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, अरे वो गंदी चीज है, पढ़ लिख के अच्छे इंसान बनो। लेकिन मनोहर पर्रिकर जी के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माता पिता आपको, अगर आप मनोहर पर्रिकर जी से प्रेरणा लेकर जिस तरह, अगर उनका एग्जाम्पल देकर अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे लीडर बनना चाहते हैं, पर्रिकर जी एक विचार हैं राजनीति में भी और अदरवाइज भी, एक विचार हैं जो भारतीयों के रगों में दौड़ रहा है, जो भारतीयता का भाव उनमें था, जो साधारण जिंदगी, मतलब एक इतनी असाधारण व्यक्तित्व थे वो, और उन्होंने इतना साधारण जिंदगी जिया। एक वाकया मेरे भी ध्यान में आया, जैसे अभी सर ने जिसका जिक्र किया कि जब मतलब वो इतने ईमानदार, इतने साफगोश इंसान थे, इसीलिए मोदी जी ने आते ही उनको डिफेंस मिनिस्ट्री जैसा इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया, जबकि वो इससे पहले कभी भी सीएम गोवा से नहीं निकले थे जी। तो जब वो आए डिफेंस में तो उड़ी का श्रेय तो हम उनको देंगे ही, उसके अलावा भी वो कहते थे कि डीएस हुडा जी ने अपने इसमें उल्लेख किया है, एक वीडियो देखा था मैंने, कि जब वो डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं तो उन्होंने बोला कि मैं सैनिकों के साथ चाय पीऊंगा ताकि मैं उनकी मन की बात जान सकूं, उनसे पूछ सकूं डायरेक्टली, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी फिल्टर के, कि वो क्या सोचते हैं कि हम इस देश की सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे व्यक्तित्व को सलाम, ऐसे व्यक्तित्व को मतलब हम जितनी भी श्रद्धांजलि दे, जितना भी याद करें, शायद हमारे लिए कम होगा, प्रेरणा ले सके, ये सबसे बड़ी बात बिल्कुल। और अंबिकानंद सहाय जी, उनके लिए एक बात और मशहूर थी कि हालांकि जुड़े तो वो आरएसएस से थे, बीजेपी के वो लीडर थे, लेकिन उसके बावजूद भी सेकुलर लिबरल जैसा टैग जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो आप ये देखें कि एक अलग शख्सियत भी उन्होंने अपनी बनाई थी पार्टी से, जिस संगठन से वो जुड़े हुए थे उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी अलग तरह की एक छवि बनाई थी। लोग उन्हें सेकुलर लिबरल कहते थे आरएसएस से जुड़े होने के बावजूद भी। जी, ये सच है जी। देखिए, गोवा की आबादी, जैसा आपने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में, कि तकरीबन 15 लाख है जी। तो वहां 64% हिंदू हैं और 27% ईसाई हैं, और ही वॉज डार्लिंग ऑफ एवरीबडी जी। हर कोई मोहब्बत करता था उनसे। तो जो आपने पॉइंट रेज किया कि आरएसएस के होते हुए भी कोई विरोध में नहीं, वहां पे मैंने कहा ना, अच्छी खासी आबादी है ईसाइयों की, वहां मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, वहां ईसाई माइनॉरिटी है रियल। तो और देखिए, बखूबी सबको समेट करके एक गार्जियन की तरह उन्होंने वहां रखा, और कोई पर्रिकर जी का विरोध नहीं करता था। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में कांग्रेस से कम सीटें आई जी। तो बाकी करीब 9 दूसरे दलों के लोग और इंडिपेंडेंट्स हैं वहां, सबने एक सुर में कहा कि अगर पर्रिकर जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम सबका समर्थन है, बिल्कुल, वरना नहीं है। तो इस किस्म की शख्सियत थे। देखिए, तोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे पार्टियों को और झगड़ों में, लेकिन जोड़ने वाले इंसान
बहुत कम मिलते हैं, पारीकर जी उनमें से एक थे। जी, जाहिर सी बात है, और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि तमाम अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम लोग जो हैं उन्हें जिस तरह से श्रद्धांजलि खराज अकीदत दे रहे हैं वो भी अलग बात है, क्योंकि किसी के जाने के बाद एक तरह से प्रोटोकॉल होता है, सब अपने अपने तरह से खराज अकीदत पेश करते हैं, लेकिन जिन अल्फाज का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के मैसेजेस पूरी कंट्री की तरफ से, पूरे मुल्क में तमाम जो लीडर्स हैं, आवाम है, उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो एक तरह की मिसाल है। बुशरा जी, अभी दिनेश जी ने बड़ा अच्छा बात एक कहा जी कि मौत तो जीवन का एक ध्रुव सत्य है। बिल्कुल। कबीर ने बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जंजीर। तो इस किस्म का जो एलिवेटेड सोल्स होता है उसी के बारे कबीर ने लिखा है कि वो सिंहासन चढ़ के जाता है। आप देखिए आज गोवा में नजारा, प्रधानमंत्री, वजीर आजम से लेके हर कोई कतार में खड़ा है वहाँ, एक आखिरी झलक पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात। इसमें मैं भी जोड़ दूं कि ग्रामसी ने कहा है कि द पॉलिटिक्स, द पावर हैज एवरी कैपेसिटी टू करप्ट, लेकिन इतने सालों गोवा का सीएम होते हुए, मतलब मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होते हुए भी वो करप्ट नहीं हो पाए, और उसके अलावा वो कर्तव्यनिष्ठ रहे। मतलब इतने अपने जिंदगी से संघर्ष कर रहे थे, इतने ज्यादा बीमार थे, लेकिन उस हालात में भी उन्होंने गोवा के लोगों के लिए, उनकी मुश्किलों के लिए, उसका हल ढूंढने के लिए वो लगातार काम करते रहे। मतलब इससे बड़ी प्रेरणा मुझे लगता नहीं कि आज के परिदृश्य में हमें कहीं और से मिल सकती है। जी दिनेश जी, कोई चला जाता है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि सब उसके बारे में फिर अच्छी बात ही करते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन मनोहर पारीकर जी एक ऐसे लीडर थे जब उनकी पूरी जिंदगी के बारे में हम ये देखते हैं, 4 बार वो वहां के वजीर आला रहे, उसके बाद वो वजीर दिफा रहे, हालांकि हमेशा उनका दिल गोवा में ही रहता था और वो वहीं पर ही जाना चाहते थे। जब उन्हें मौका मिला तो वो किस तरह से गए, उनके बयान, वो तमाम चीजें हमारे साथ सामने मौजूद हैं। तो आप ये देखें कि आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लिए और जो नई नस्ल है जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, जो आपके पार्टी में भी जो कारकुनान जो जुड़े हुए हैं आपके साथ, उनके लिए भी पारीकर एक मिसाल है कि किस तरह से बिना एरोगेंस के, सादगी के साथ, बिना करप्शन के, लोगों के साथ जुड़कर भी आप कितने बड़े नेता बन सकते हैं? निश्चित तौर पर उसरा जी, देखिए पहले ही लोग कहते हैं कि आदमी जैसे नेता बनता है सबसे पहले तो ड्रेस बदल देता है। लोग ऐसे कहते हैं कि नेता बाद में बनते हैं, कुर्ता पायजामा क्लफ करा के पहले सिला लेते हैं। लेकिन अगर पारीकर जी को आप देखिए तो जैसे वो कार्यकर्ता भाव में थे, जब IITN थे तो जिस ड्रेस में थे अंत तक उन्होंने अपने बेटे की शादी में भी ऐसे ही पैंट शर्ट और सैंडल पहना हुआ था, और गोवा में सीएम रहते हुए यही किया। और मैं आपको एक घटना बताऊं, जब मैं वाइस चेयरमैन बना नेहरू केंद्र संगठन में, तो हमने भी कुछ लोगों से अपॉइंटमेंट लिया मिलने के लिए कि मिलकर लोगों को थैंक्स कह दें। तो उसमें एक नाम स्वर्गीय पारीकर जी का भी है, तो हमारे पास नंबर नहीं था। तो मैंने सेंट्रल बीजेपी ऑफिस को फोन किया, हमने कहा कि अगर उस समय रक्षा मंत्री थे तो हमने कहा कि पारीकर साहब का नंबर मिल जाए, उनके किसी PA का स्टाफ का नंबर मिल जाए तो मैं समय ले लूं और एक बार थैंक्स कह दूं और थोड़ी उनके साथ बातचीत हो जाए। तो जो टेलीफोन ऑपरेटर था, चूंकि पार्टी के दफ्तर का मामला है, इतने दिनों से पार्टी का नाता है, तो उन्होंने कहा कैसा है, PA का नंबर नहीं है, पारीकर साहब का नंबर ले लीजिए और उनसे आप बात कर लीजिए। हमने कहा वो रक्षा मंत्री है, बात शायद व्यस्तता बहुत होगी। उन्होंने कहा ये चक्कर छोड़िए ना, PA कौन है, आप लीजिए। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने पहली बार फोन लगाया और पहली बार उन्होंने खुद फोन उठाया। मुझे बड़ा आश्चर्य, मतलब देश के रक्षा मंत्री, तमाम प्रोटोकॉल्स होंगे, लेकिन उन्होंने फोन लगाया, उन्होंने कहा जब आपका दिल चाहे आप चले आइए, मैं आवाज पे हूँ। मैं गया, उस समय अकबर रोड पे रहते थे, बड़ी कोठी, चूंकि रक्षा मंत्री थे, लेकिन एक छोटे से कमरे में, उसी में उनका ऑफिस बना हुआ, एक साइड छोटा सा बेड लगा हुआ, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं किसी के मामले में जाने के बाद हम अच्छी बातें नहीं, आप कोई बुरी बात कोई बताए तो कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपना आदर्श हम किसको माने। एक आदर्श स्वरूप है, हम लोग कह रहे थे, हमने पहली बात ही कहा कि लोग आते हैं कि हम आएंगे राजनीति में और हम परिवर्तन लाएंगे, वो परिवर्तन कर नहीं पाते हैं, बल्कि अपने अंदर उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। लेकिन मनोहर पारीकर जी इसको कहते हैं राजनीति तो काली कोठरी है, कोई आता है दाग जरूर लग जाता है, लेकिन वो बेदाग आए और बेदाग चले गए। ये भारतीय राजनीति में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। साधारण जरूर थे, लेकिन उन्होंने काम जितने किए वो असाधारण किए। देखने में बहुत सहज थे, सरल से सरसुलभ थे, लेकिन निर्णय उनका कठोर होता था। एक बार उन्होंने मन में अगर उन्होंने कुछ संकल्प कर लिया
तो उसको बिना पूरा किए हुए उसको पीछे नहीं हटते थे, जिसकी चर्चा अभी अनमया जी कह रही थी कि चाहे उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो। और चूंकि इतने दिन तक माननीय प्रधानमंत्री को, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने गोवा से पर्रिकर जी को बुलाया, क्योंकि पहले के जो रक्षा मंत्रियों का हाल होता था, क्योंकि रक्षा सौदे होते थे, कई तरह की दिक्कतें होती थी, तो उनको लगा कि एक ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम मनोहर पर्रिकर था। उन्होंने हीरो को चुन के जी, और उस समय भी मेरी जब बात हुई, बिल्कुल आप कह रहे थे कि दिल उनका निश्चित तौर पर, उस दिन भी बातचीत में उन्होंने यही कहा कि मुझे नहीं सूट करता है, दिल्ली उनको नहीं सूट करता था। उनके अंदर हमेशा ये रहती थी कि हम गोवा में रहें, गोवा की जनता के बीच रहें, गोवा की जनता ने हमको, जबकि वो हमारे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुने गए, और उस समय भी मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में भी जब वो जा रहे थे नामांकन के लिए, वो पार्टी ऑफिस से नामांकन दाखिल करने भी लोगों के साथ पैदल गए, और उस दिन भी उनके साथ उनका कोई सहयोगी नहीं था। वो यहां से रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री के रूप में वो लखनऊ गए पर्चा दाखिल करने, वो अकेले गए और जीवन भर वो इकोनॉमी क्लास में चलते रहे। एक मंत्री होते भी वो इकोनॉमी क्लास में चलते रहे, और लाइन में लगकर वो चाहे वोट देना हो, चाहे एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करनी हो। ये सीखने की बात, हम चर्चा सिर्फ नहीं कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम कह सकते हैं, नस्लों को कह सकते हैं कि एक आदर्श अगर राजनीति आपको करनी है तो आप मनोहर साहब। और आप ये देखें अंबिकानंद साहब जी, क्या होता है कि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, क्योंकि आजकल ये चीजें नुमाया हो गई हैं कि कोई लीडर साधा है, कोई लीडर करप्ट नहीं है, और कोई इस तरह से बिल्कुल लोगों के बीच जाके काम करता है, बिल्कुल सादा पैंट शर्ट, उस तरह से सैंडल पहन के हमेशा वो दिखे। हालांकि एक IITian थे, इतनी आला तालीम उन्होंने हासिल की थी। लोग फोटो ऑप के लिए ज्यादा करते हैं और सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए, इसलिए ज्यादा करते हैं। लेकिन मनोहर पर्रिकर जी का हम ये देखेंगे, कभी हमने ये नहीं देखा कि इसलिए वो कर रहे हैं, बल्कि उनका मिजाज ही ऐसा था। और देखिए एक बात बताएं, एक तरफ उनकी सादगी, दूसरी तरफ बहुत जबरदस्त विल पावर, करेज ऑफ कन्विक्शन। आपको याद होगा, दिनेश जी तो बखूबी जानते होंगे कि 2013 की मैं बात बता रहा हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत भूचाल चल रहा था, और एक तरफ कुछ लोग, जिनमें नीतीश कुमार शामिल थे, अड़े हुए थे कि नरेंद्र मोदी जी अगर बनेंगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। उस जमाने की मैं बात बता रहा हूं। मनोहर पर्रिकर इस देश में पहले आदमी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंडिडेचर को पहली बार जोर से फ्रंटली मुखरित किया, और उनके कहने के बाद पूरी पार्टी फिर उस लाइन को फॉलो करती रही, संघ भी फॉलो करता रहा। तो ऐसे थे मनोहर पर्रिकर जी। जाहिर सी बात है, और यही वजह है कि लोग अगर ये कहें कि वो सादा मिजाज थे या इस तरह के थे, तो उन्हें डिसीजन लेने की वो उनके अंदर पावर नहीं थी, वो डिसीजन लेने में भी उतने ही स्ट्रांग थे। अनिमा, डिफेंस मिनिस्ट्री जैसी उनके पास मिनिस्ट्री थी, जो माना जाता है अगर करप्शन करना हो तो शायद सबसे ज्यादा मौके वहां पर होते हैं करने के, जितनी बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। ऐसे में बिल्कुल क्लियर क्लीन निकल कर आना, आपको लगता है आने वाली नस्लों के लिए, और खुद बीजेपी के लिए मैं कहूंगी कि अभी जितने नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के लिए कितना सीखने की जरूरत है कि कैसे आप सादा रहकर भी, बड़े बड़े पोस्ट पर, ओहदों पर रहकर भी आप कितने हम्बल और आप इस तरह के हो सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। और अगर हम ये देखें तो इसको मुझे लगता है पूरी तरह से जिया है मनोहर पर्रिकर जी ने। वो सच में हम लोगों के लिए प्रेरणा होंगे, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो। आज का जो राजनीतिक या बहुत सालों से जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें हर किसी के लिए, या आज का युवा भी जो राजनीति करना चाहता है, राजनीति में घुसना चाहता है, उसके लिए भी वो एक प्रेरणा तो जरूर रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री जैसा इतना बड़ा पोर्टफोलियो था, तो मैंने पहले भी कहा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज में से है, जिसमें मतलब देश में ही नहीं, विदेश से ज्यादातर हमारे सौदे होते हैं और लेन देन होता है, फॉरेन एक्सचेंज से लेके। उसमें भी रहकर वो अगर क्लीन इमेज थी, तो हम ये समझ सकते हैं कि उनकी कंप्लीट अपब्रिंगिंग कैसी थी, या उनका पॉलिटिकल आइडिया
या जिंदगी जीने की सीख उनको कब मिली। एक वीडियो में ऐसे देख रही थी, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में आए थे 2016 में वो इंदौर में। उन्होंने वहां पे भी उल्लेख किया कि किस तरह जब वो आरएसएस की शाखाओं में गए, वहां पे बहुत छोटी उम्र से जुड़े वो शाखा से, और वहां पे खेलते खेलते उन्होंने जो डिसिप्लिन देखा लाइफ में, एक सेल्फलेस सर्विस की जो सीख उनको मिली, एक व्यापक प्रारूप मिला कैसे जिंदगी को आगे जीना है, तब उन्होंने शायद राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं होगा। या बीजेपी से जब वो जुड़े तो उनके अंदर जिस तरह के आइडियाज उन्होंने अपने जिंदगी में आगे चल के उठाए, उसे उन्होंने जीना चाहा। राजनीति में रह के भी डिफेंस मिनिस्टर, आखिर ये उनकी ईमानदारी थी, उनकी इमेज ही तो थी, जो अचानक से मोदी जी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर अगला मनोहर पारिकर होंगे। और वो इतने जमीन से, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उनको देखते हैं, उनका कोई भी आप चित्र देख लीजिए किसी भी कार्यक्रम में, वो नेता से ज्यादा एक कार्यकर्ता लगते हैं, एक आम आदमी लगते हैं। उनको मीडिया में दिखाने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो यहाँ दिल्ली में बैठ के सीएम जी कर सकते हैं, मीडिया के लिए वो चप्पल पहने, अदरवाइज वो फ्लाइट में चले। पर मनोहर पारिकर एक ऐसे थे, उन्होंने जैसा उनका हमने छवि 20 साल पहले देखी थी, आज भी मरते दम तक हमने वही चीज देखी उनकी। जाहिर सी बात है, और यही वजह है कि उनकी इसी सादगी की वजह से तमाम लोग जो हैं उन्हें याद कर रहे हैं। और गोवा में जितने वो अजीज हैं, लोग जितना उन्हें पसंद करते हैं, वो देखने वाली बात है। वो सुबह से हम नजारा देख रहे हैं। दिनेश जी, अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है अब ये देखना होगा कि आगे अब कौन, अब मनोहर पारिकर जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उसके साथ साथ गोवा में किसी भी तरह का सियासी बहरान ना पैदा हो, उसको लेकर भी बात करनी जरूरी है। प्रमोद सावंत जो कि वहां पर असेंबली के स्पीकर, उनका नाम बहुत जोर शोर से आगे चल रहा है। पीटीआई के हवाले से पूरी खबर आई, हालांकि ये भी खबर थी कि 3 बजे तक हो सकता है कि वो हलफ बर्दारी तकरीब भी उनकी हो जाए, लेकिन हो सकता है कि उनके आखिरी रसूमात होने के बाद ऐसा कुछ हो। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद पार्टी से हैं, कि किस तरह की खबरें हैं, कौन हो सकता है अगला सीएम गोवा का? आज का दिन जो है पूरा, चूंकि परिवार के एक सदस्य के रूप में थे मनोहर पारिकर जी और चले गए हैं जी, तो पूरा परिवार आज दुखी है, व्यथित है। और मुझे ये लगता है कि अब मनोहर पारिकर का तो कोई जगह, कोई स्थान ले नहीं सकता, उस रिक्ति को कोई भर नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, और मनोहर पारिकर को आप जो देख रहे थे, और इस पर चर्चा भी किया, आपने भी किया और बाकी लोगों ने भी किया, कि वो संघ की देन थी। संघ की शाखाओं में पले बढ़े, रचे बसे और आगे आए, तो उनका वो संस्कार था जो परिलक्षित हो रहा था। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस संघ के द्वारा सींची गई, खाद पानी दी गई पार्टी है, इसलिए उसके संस्कारों में है। तो निश्चित तौर पर उसकी जो औपचारिकता है, जो उसकी फॉर्मेलिटी है, निश्चित तौर पर पार्टी करेगी। और समय के अनुसार कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री होना ही है। लेकिन हम उनकी तरह नहीं है कि अंत्येष्टि रखी हो और एक पार्टी जो है घंटे भर ना बीते और दावा प्रस्तुत कर दे। थोड़ा सा मुझे लगता था, जब उनको, मैं आज राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब उनको प्रस्तुत करना चाहिए था, बड़ी पार्टी थे, तब तो गोवा के रिसॉर्ट में सो रहे थे। आज जब देश गमगीन है, राष्ट्रीय शोक है आज पूरे देश में, तो भी आप वहां पर, उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उसी समय आप सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कि प्रदेश जो है मुख्यमंत्री विहीन नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर पार्टी का एक उचित फोरम है, पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है कि वहां विधायक मंडल दल की बैठक होगी, कोई नेता यहाँ से ऑब्जर्वर डिप्यूट होगा, और वहां बैठक करके सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य की बागडोर किसके हाथों में दी जाए। और जैसे ही ये तय होगा, निश्चित तौर पर जी सलाम के माध्यम से भी देश की जनता को पता चले। बिल्कुल। तो अगर सियासत की बात करते हैं तो दोनों तरफ की बात है, वो वहां पर भी बहुत इंतजार नहीं किया गया। अगर कांग्रेस ने दावा पेश किया, जो एक पॉलिटिकल पार्टी करेगी ही, तो आपकी तरफ से भी तमाम तरह की कवायद जो है कल रात से ही शुरू हो गई थी। चाहे नितिन गडकरी ने बात की हो, तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपके साथ अलाए हैं वहां पर, और जिस तरह से प्रमोद सावंत का नाम सामने आया, तो ये भी सबके सामने है कि उसको लेकर सियासत तो आपकी तरफ से भी जी आपकी तरफ से भी हो रही है। देखिए, आपने भी इंतजार तो आपने भी नहीं किया ना बुसरा जी। दो चीजें हैं। एक चीज है कि आप, चूंकि एक मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पारिकर ने अपनी सांस भी, अंतिम सांस भी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ली जी, और आप लिखा पढ़ी में प्रस्तुत करिए राज्यपाल को। और एक है कि आप वहां के सियासी हालात पर क्या, अगर आज मुख्यमंत्री जी नहीं है वहां पर, तो क्या वहां किसी तरह की अस्थिरता पैदा हो जाए, ये भी गवर्नर का काम है, ये भी राष्ट्रपति का काम है, ये भी केंद्र सरकार का काम है। और एक अस्थायी कह सकते हैं, केयर टेकर के रूप में सरकार काम कर रही है यहाँ पर। और उनके एक मंत्री, चूंकि वो सीएम है और रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो माननीय नितिन गडकरी को उस नाते वहां भेजा गया था। और
जिस प्रमोद सावंत जी की आप बात करें, मैं तो उनके साथ काम किया हूं, मेरे साथ युवा मोर्चा में काम करते थे, उपाध्यक्ष थे। आज वो विधानसभा के, वहां के पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं जी। तो जो भी चर्चा होगी, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, हमारे यहाँ व्यवस्था निर्णय लेती है। उसकी एक व्यवस्था है, उसकी एक प्रक्रिया है। हमारी पार्टी और दूसरे पार्टी में यही बेसिक अंतर है। वहां पर एक व्यक्ति निर्णय लेकर कोई बात कह देता है, वही मानना पड़ता है, ऊपर से नीचे तक का। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप निश्चित तौर पर काम होगा और समय के साथ काम होगा जी। और इसमें चूंकि हमने कहा कि आज पहली प्राथमिकता यह था कि जो आदर्श पुरुष हमारे सामने अब तक समाज में थे, राजनीति में थे, हमारे परिवार के सदस्य रहे और कैंसर जैसी बीमारी से सिर्फ राजनेता के रूप में नहीं, बुसरा जी, पत्नी का भी आपने भी कहा, उनका स्वर्गवास भी कैंसर के नाते हुआ था और पत्नी के जाने के बाद भी उन्होंने दोनों फर्ज निभाया, माँ का भी फर्ज और बाप का भी फर्ज। उन्होंने जिस तरह से बच्चों को देखभाल की यहाँ रहते हुए दिल्ली में, वहां पर कैसे एक बाप का क्या रोल हो सकता है, एक माँ का रोल क्या हो सकता है, एक अभिभावक का रोल हो सकता है। और इसी तरह से गोवा की जनता को मुख्यमंत्री कम, अपने बीच के नेता हो, अपने बीच के लोगों को लगते, तो कहीं भी आप किसी भी दिन कहीं भी उनको चाय की दुकान पर अकेले आप चाय पीते हुए देख सकते थे। जी, जाहिर सी बात है कि इतनी सहजता कम ही लीडर्स में देखने को मिलती है। और अंबिकानंद जी, प्रमोद सावंत है जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है और ये बहुत वाजे भी हो गया है कि अब नहीं तो कुछ देर बाद सही हो सकता है, कल सुबह तक ये नाम क्लियर हो जाएगा और वो अगले वजीर आला हो सकते हैं गोवा के। इस तरह की पूरी खबर है, इस तरह की ऑलमोस्ट इस पर मोहर लग चुकी है। नितिन गडकरी ने जाकर तमाम पार्टीज जो हैं, जो उनके अलाए हैं, उनसे जाकर बात कर ली है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूं कि अगर हम बात करते हैं मनोहर पार्रिकर की, जाहिर सी बात है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन प्रमोद सावंत की जब हम बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा नाम जिस पर सबकी रजामंदी बन गई और वो सामने आया है, आगे आने वाले वक्त में गोवा को एक बेहतर चीफ मिनिस्टर मिला है? देखिए बुशरा जी, अंग्रेजी में कहते हैं कि डिस्पाइट एवरीथिंग लाइफ गोज ऑन। जी, इट हैज टू गो ऑन। यस, बट वी कैन वेट फॉर फ्यू डेज, आवर्स एंड मोर सो इन पॉलिटिक्स। जी, अब मनोहर पार्रिकर कभी नहीं सावंत साहब हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये दो अलग अलग लोग हैं। हालांकि रूट्स एक ही है दोनों का, जैसा दिनेश जी ने बताया, आरएसएस। थोड़ा सा गोवा की राजनीति को समझना होगा जी। बहुत कम लोग को याद होगा अभी कि गोवा पार्रिकर एरा के पहले हरियाणा से भी ज्यादा आया राम गया राम स्टेट कहा जाता था। इट वॉज नोन फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। ये मैं मनोहर पार्रिकर एरा के पहले की बात बता रहा हूं। पार्रिकर जी ने आया, सबको मिला जुला कर सरकार बनाई और 4 बार मुख्यमंत्री रहे, बखूबी चलाया। अब सावंत जी वैसा कर पाते हैं कि नहीं? अव्वल अभी तो मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, अगर बनते हैं तो वैसा चला पाते हैं कि नहीं? देखिए, बहुत कठिन है डगरपन घट की। वहां का अंक गणित समझिए। कांग्रेस को आज भी बीजेपी से ज्यादा सीट्स, जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो, ठीक है ना, 14 हैं जी, इनके 12 हैं जी, और 2 वहां की लोकल पार्टीज हैं जिनके पास 3-3 सदस्य हैं और 3 इंडिपेंडेंट्स हैं। तो जाहिर है बीजेपी अकेले तो सरकार बना नहीं सकती जी। मनोहर पार्रिकर जी वॉज ए कोलोसस, तो सबको उनका समर्थन था। अब ये देखने की चीज है और जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक तय नहीं हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। और जैसा दिनेश जी भी इशारा कर रहे हैं, ये कायदे से ये सब काम अब इस माहौल में बहुत ग्रेसफुल ढंग से होना चाहिए। और यहाँ एक बात मैं वार्न कर दूं कि अगर कांग्रेस ने कोई भी अब गलत मूव किया और ऐसा दिखाई दे समाज में दैट दे आर इन ए हरी टू ग्रैब पावर, तो कांग्रेस को भी बहुत महंगा पड़ेगा
अभी नहीं, लोकसभा चुनाव में। जी, ये तो चुनावी माहौल है। क्योंकि जिस तरह से मनोहर पारिकर जी गए हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी जो वहां की आवाम का है, वहां की जनता का है, वो उनके साथ भी हो गया है। और कहीं से भी अगर ये लगेगा कि नहीं, उनके उन जज्बात के साथ वो कोई भी पार्टी जो है वो कदर नहीं कर रही है, चाहे वो बीजेपी सही या फिर कांग्रेस सही, या हड़बड़ी में कुछ इस तरह की चीजें की जा रही हैं जहां पर जो एक सेंसिटिविटी होती है उसको कहीं ना कहीं से दरकिनार या नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसे में अवाम जो है वो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको वो जवाब दे सकती है। और ऐसे में दोनों को ही एहतियात बरतने की जरूरत है। ना तो बहुत जल्दबाजी में चीफ मिनिस्टर बनाने की जरूरत है, थोड़ा 1 या 2 दिन का इंतजार किया जा सकता है, और ना ही कांग्रेस ने जो किया वो तो सबके सामने ही है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरह से अनफोल्ड होता है गोवा की पॉलिटिक्स। अनिमा, आप मुझे बताइए कि जिस तरह की गोवा की पॉलिटिक्स हम देखते रहे हैं, एक तरह से मनोहर पारिकर को सूत्रधार के तौर पर माना जाता था कि एक स्टेबिलिटी आई है उनके आने के बाद। हालांकि एक ऐसा स्टेट जहां पर क्रिश्चियन जो है वो माइनॉरिटी में है, यानी कि दूसरे नंबर पर उनकी पॉपुलेशन वहां पर आती है। ऐसे में बीजेपी का उस स्टेट पर राज करना वो मनोहर पारिकर के दम पर ही एक तरह से हम कहें कि मुमकिन था, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को पूरा खड़ा किया गोवा में। अब जिम्मेदारी बीजेपी की, और जो नए चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने पूरा सरमाया खड़ा किया है उसको लेकर वो किस तरह से आगे जाते हैं। देखिए, इसमें 2 बातें याद रखने की है। पहली ये, जैसे आपने कहा कि हम लोगों को राजनीतिक जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से मतलब बहुत ही दुख में है पूरा देश की एक ऐसी शून्यता आई है भारतीय राजनीति में मनोहर जी के जाने से, जिसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती है। लेकिन ये है कि सीएम बनाना है बुशरा जी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने जहन पे जोर डालें तो हमें याद होगा कि ये पहली बार नहीं है कांग्रेस पॉलिटिक्स में या पावर को ग्रैब करने के लिए इतनी एंशियस दिखी है। कुछ दिन पहले की बात है, अपनी जिंदगी से जूझ रहे पर्रिकर जी से मिलने जाते हैं राहुल जी। देखिए, भारतीय संस्कृति भी हमें याद रखनी चाहिए कि हमारा कितना भी कट्टर प्रतिद्वंदी हो, दुश्मन हो, अगर वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है तो हम अपनी आपसी जो मतभेद है, मनभेद है, वो भूल जाते हैं। और अगर हम उसके घर या उसके परिवार वालों से मिलने जाते हैं तो एक तरह का एक अलग ही इमोशन होता है हमारा। ये हमारे देश की कम से कम संस्कृति है। लेकिन जब राहुल जी उनसे मिलने जाते हैं, पहली बात तो पर्रिकर जी को अकॉर्डिंग टू हिज इलनेस उनसे मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि राहुल जी एक पॉलिटिकल फिगर हैं। और जब वो मिलने भी जाते हैं और वापस आके वो हालचाल पूछने तो कोई भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और किसी का स्वागत किया था मुझे लगता है पर्रिकर जी ने। लेकिन वापस आके जिस तरह का एक लेटर पब्लिक में आया राहुल जी का, जिन्होंने कहा कि राफेल पे इनकी कोई रजामंदी नहीं थी और नरेंद्र मोदी पर आपकी विचारधारा या आपका कोई भी तरह का मतभेद हो सकता है, लेकिन कम से कम किसी की बीमारी पर सियासत करना कितना उचित रहेगा। हम कल की बात मान लीजिए छोड़ देते हैं, जनरल इलेक्शंस हैं देश में और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट होता है, ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, पर अगर हम थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखें कांग्रेस का, क्या शोभा देता है देश की सबसे पुरानी और देशव्यापी पार्टी के अध्यक्ष का इतनी ओछी सोच रखना, अपने नोविस पॉलिटिकल एक्यूमेंट को इस तरह से मैनिफेस्ट कर देना पब्लिक में। अगर राहुल जी करते एज अ इंसान तो मैं समझ सकती थी, पर वो ग्रैंड ओल्डेस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका इस तरह से लेटर लाके, मुझे आपको क्या नहीं लगता कि उसका जवाब देना पड़ा था पर्रिकर जी को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो रहे या न रहे, इस देश को किसी तरह की राजनीतिक क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मतलब आप किस तरह, मतलब इसी के लिए मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बोला था कि राजनीति गंदी चीज है, और यही हमने अभी जो है हाल फिलहाल में भी देखा था जो पर्रिकर जी के साथ हुआ। और इस बीच में ये तस्वीरें तो जो मुझे ऐसा लगता है कि गोवा में तो देखिए सीएम बनेंगे ही, क्योंकि वहां के आवाम को किसी न किसी की जरूरत है। एक फादर फिगर थे, मुझे लगता है दशक से ज्यादा वो वहां के सीएम रहे, एक फादर फिगर थे वहां की जनता के लिए। तो ये बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं, वहां के एमएलएज हैं और जाहिर बात उन्हें देखने की जरूरत है कि कोई ऐसा लीडर लेकर आए जो उनकी तरह तो नहीं
बल्कि उन्होंने जो एक विरासत छोड़ी है कम से कम उसे ईमानदारी से आगे बढ़ा सके, समावेशी और उस तरह से रहे। जी, तो ये तस्वीरें हम ये देख रहे हैं, ये गोवा से तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर उनकी आखिरी यात्रा आप ये देख रहे हैं, आखिरी रसूमात उनकी अदा की जाएंगी और ये आखिरी यात्रा है जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं और लोग उनके आखिरी सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुल्क ने एक अजीम नेता को खोया है। लंबे वक्त से वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, उसके बावजूद भी वो आखिरी वक्त तक काम करते रहे। किस तरह से वो अपनी नाक में पाइप लगाकर वो जो जरूरी काम होते थे, चाहे साइट पर विजिट करना हो, जहां पर तरक्याती काम चल रहे थे, या फिर अपने ऑफिस में जाकर इंपॉर्टेंट पेपर्स पे साइन करना हो, या ऑफिस की जिम्मेदारियों को देखना हो, वो तमाम चीजें वो करते रहे। हालांकि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी इसको लेकर किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी जिम्मेदारियां थी उनको बखूबी वो आखिरी वक्त तक निभाते रहे और एक तरह की मिसाल उन्होंने पेश करने की कोशिश की कि मौत को तो कोई नहीं टाल सकता, बीमारी को भी कोई हटा नहीं सकता, लेकिन जो आ गई लेकिन उससे आप किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में किस तरह चीजों को देखते हैं, उसके लिए वो एक मिसाल बनकर सामने आए। कैंसर जैसी बीमारी को भी उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बहुत लंबे वक्त तक तो लोगों को ये एहसास तक नहीं होने दिया कि वो इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं और आखिरी वक्त तक वो काम करते रहे। सादगी की मिसाल उन्हें कहा जाता है। करप्शन उनको छूकर नहीं गुजरा, कोई भी इस तरह का दाग उनके ऊपर नहीं है और उनकी छवि इसी तरह की हमेशा से रही। यही वजह है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि और जो मुल्क की दूसरी पार्टीज हैं वो भी उन्हें इसी तरह से याद कर रही हैं। हर आंख नम है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उनके आखिरी सफर की, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उन्हें सरकारी एजाज के साथ साथ जो फौजी एजाज है उसको भी उनको दिया जाएगा, क्योंकि वो एक डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, एक इम्पोर्टेंट पद पर वो रहे और उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक उनके ही दौरे इख्तिदार हुई जब वो डिफेंस मिनिस्ट्री में थे और उसके बाद फिर उनको गोवा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। 4 बार वो गोवा के चीफ मिनिस्टर रहे और उनकी अहलिया का, उनकी वाइफ का भी कैंसर से ही इंतकाल हुआ था। उनके 2 बेटे हैं। उन्होंने माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, एक वालिद और एक वालिदा की। अपने बच्चों को भी उन्होंने इसी तरह की तरबियत दी। गोवा से उनका किस तरह का लगाव था ये किसी से छिपा नहीं है। वो जब मरकज में उनको अहम जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट तो किया, लेकिन हमेशा वो गोवा ही जाना चाहते थे और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बिना दे किए वो वहां पर गोवा की उन्होंने अहम जिम्मेदारी उन्होंने ली। और आप ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से उन्हें पूरे एजाज के साथ उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। अब से कुछ देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें आखिरी विदाई दी जानी है और अब से कुछ ही देर बाद जो आखिरी रसूमात हैं उनकी वो अदा की जाएंगी। तमाम कौमी एजाज के साथ, फौजी एजाज के साथ तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और सुबह से ही गोवा में तमाम अहम जो शख्सियात हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ लीडर्स को हमने इमोशनल होते हुए भी देखा, आंखें नम होती हुए हमने देखी और कुछ अपने जज्बात पर काबू भी नहीं कर पाए। और एक लीडर को इतनी इज्जत और इस तरह से दिल से इज्जत, शिद्दत के साथ जिस तरह से उन्हें इज्जत मिल रही है वो कम ही आज के दौर में कम से कम देखने को नहीं मिलती है। ऐसे लीडर, अम्बिकानंद साय जी, ऐसे लीडर हुआ करते थे
लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरह से जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है या जिस तरह के हम लीडर्स आजकल देख रहे हैं, एक तरह का जो ट्रस्ट है वो उसके ऊपर से उठ गया है और ऐसे दौर में हमने मनोहर पर्रिकर जी को खोया है। ट्रू, जैसा ये भी कह रही थी, पॉलिटिक्स नाउ इज ए बैड वर्ड जी। और ऐसे दौर पे बिल्कुल अलग किस्म के इंसान, फ्रीक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है ढूंढ पाना ऐसे इंसान को। अब इनके बाद देखिए, उन्होंने विरासत बहुत बड़ी छोड़ी है जी, और उनके नक्शे कदम पे कौन बखूबी चल पाता है ये तो सिर्फ और सिर्फ समय बता सकता है। आज का दिन, आज का माहौल उनको सलाम करने का है, उनके जज्बे को सलाम करने का है, उनके लाइफस्टाइल को सीखने का समय है। अब आगे राजनीति क्या करवट लेती है, या आप देखिए इनकी खासियत जी, इतना लंबा पॉलिटिकल करियर और एक भी कंट्रोवर्सी नहीं जी, ये कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो मैं दूसरा उदाहरण देखता ही नहीं हूँ जी, राजनीति। क्योंकि ये कहने भर के लिए नहीं है अंबिकानंद सहाय जी कि आज वो हमारे बीच नहीं है तो हम तमाम अच्छी अच्छी बातें करें, बल्कि ताज्जुब की बात यह है कि हमारे पास कोई भी बुरी बात करने के लिए है भी नहीं कि हम ये कहें कि ऐसे तो थे लेकिन ये बात भी थी, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास कहने के लिए। जी अनिमा। बुशरा जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सुकून मिलता है आंखों को ये देखकर कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व को भी इस तरह की भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है। सिर्फ उनके अंतिम संस्कार की जो यात्रा हो रही है वहां पे रह के ही नहीं, जहां पे जो है अपने स्कूल कॉलेजेस में या अपने ऑफिस में, अपने घरों में बैठ के बहुत ही ज्यादा गमगीन माहौल है पूरे देश में। ये उनके व्यक्तित्व की ही खासियत है, क्योंकि इस देश ने ही देखा है कि किस तरह अभी हाल फिलहाल में आतंकवादियों की शव यात्राओं पे इस तरह से भीड़ उमड़ी है। ये वही आतंकवादी हैं जो कश्मीर वैली में किस तरह की इंस्टेबिलिटी लाते हैं, लोगों में मतभेद पैदा करते हैं, वहां के यूथ को भड़काते हैं, उनको गलत रास्ते पे, उनको बंदूक उठाने पे भी मजबूर कर देते हैं, कभी आजादी के नाम पे, कभी बेरोजगारी के नाम पे। मतलब नो ऑफेंस मेंट टू भारतीय सिनेमा, लेकिन जिस तरह से आज का युवा टीवी से प्रभावित है, फिल्मों से प्रभावित है, तो जो ग्लैमरस होता है उसी की शव यात्रा में जाती है इतनी भीड़, और इस तरह का पूरा एक राष्ट्रीय शोक होता है। ऐसे में भी व्हेन लाइक ही राइटली सेड, व्हेन पॉलिटिक्स इज अ बैड वर्ड, एक पॉलिटिकल फिगर को इस तरह का यूनिवर्सल रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस आइडियोलॉजी अगर हम कह रहे हैं, और हम सच में यहाँ पे बैठे हर कोई ये मानता है, इस बात से रजामंदी है कि हम लोग कोई किसी की बात से डिसएग्री नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक असाधारण डिफेंस मिनिस्टर थे, सीएम थे, व्यक्ति थे, राजनेता थे, जो कि अपने से बहुत बुजुर्ग नेताओं को भी प्रेरित करेंगे, सिर्फ युवाओं को नहीं। उनकी श्रद्धांजलि इतनी भावपूर्ण है, बोलते बोलते गला भी रुंध रहा है मेरा, कि मतलब उनकी हम जितनी भी बड़ाई करें, जितनी महिमा मंडन करें, हम लोगों के लिए और शायद फेक नहीं, बल्कि जो असल मतलब जो जिस तरह से, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि किसी के जाने के बाद हर इंसान उसको सेंट बना देता है, चाहे वो कोई भी जाए, हम उसके तमाम चीजें जो हैं भूल जाते हैं। लेकिन पर्रिकर जी के साथ ये है कि हम चाहकर भी उनके बारे में शायद कुछ कह ना पाए, क्योंकि जिस तरह का उनका पूरा व्यक्तित्व उनका था, शख्सियत उनकी जिस तरह की थी, जो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर रहा, शायद कोई एक दाग भी नहीं है जिसको कोई कह सके मुंह भर के कि ऐसा उन्होंने किया था। और यही बात है कि उनके ओपोनेंट भी जो हैं वो भी इस तरह से नहीं कह पा रहे हैं। दिनेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी में भी उन्होंने जिस तरह की सियासत की है, आगे आने वाले जो नस्ल हैं या अभी भी जो लोग मौजूद हैं उनको सिखाना चाहिए कि नेता ऐसा होता है, आप सीखिए उनसे। एरोगेंस या फिर आप दूसरों को अपने से छोटा समझें क्योंकि आप किसी पोस्ट पर चले गए हैं, क्योंकि लीडर हैं, आप लोगों के बीच जाना बंद कर दें। आप एक पोस्ट पर चले गए तो जो एक राब्ता होता है एक लीडर का अवाम के बीच, वो आप तोड़ दें। ये तमाम चीजें आपको नहीं लगता कि एक सिखाने की जरूरत है उनके जाने के बाद, और ज्यादा जरूरत है? अटल जी गए थे, हमने देखा था कि किस तरह से तमाम चीजें कही थी। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूं अटल जी का और पर्रिकर जी का, लेकिन उनकी जो शख्सियत थी वो अब बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलेगी।
निश्चित तौर पर देखिए, मैं एक चीज मानने को तैयार नहीं हूं कि देखिए राजनीति बुरी चीज नहीं है जी। राजनीति शब्द बुरा नहीं है। राजनीति में लोग जैसे आते हैं राजनीति वैसे हो जाती है। अगर राजनीति में अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए तो राजनीति अच्छी हो जाती है, संस्कारवान लोग आए तो राजनीति अच्छी हो जाती है। और अगर राजनीति में दूसरे तरह के लोग आते हैं तो राजनीति कैसे हो सकती है? इसी देश में प्रधानमंत्रियों का भी हाल आप देख लीजिए। लोग एक क्रिटिसाइज करते थे कि गंगा कितनी साफ हुई है, क्या काम हुआ, क्या नहीं काम हुआ। जो लोग चर्चा कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, आज उसी गंगा में वो आचमन करके इलाहाबाद से काशी तक की यात्रा कर रहे हैं नाव से। अगर कुछ ना हुआ तो ना करते, इसलिए करने के पहले सोचना चाहिए। और समय काल परिस्थिति सबको सिखा देती है, जो आप कहते हैं सीखने की जरूरत है। एक आदर्श स्वरूप हैं मनोहर पर्रिकर जी, उनसे लोग खुद ही सीख रहे हैं। उनके सामने जो चर्चाएं चल रही हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, आप सारे लोग कह रहे हैं ना कि आप चाहकर भी कहीं अंगुली उठाने की आप कोशिश करिए तो आपको शर्मिंदा होना पड़ जाएगा कि उनका इस तरह का व्यक्तित्व था कि कहीं। और दूसरी चीज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आने वाला जो भी होगा, देखिए निश्चित तौर पर पर्रिकर जी आज गए हैं, उनकी आत्मा वहां है आज भी गोवा में, जान लीजिए। जाने के बाद भी उतना उनका लगाव रहा। और जो लोग भी आएंगे नेतृत्व संभालने के लिए, उनके साथ काम किए हुए लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी कोई ना कोई छाया, काम करने की शैली, उनके साथ लोग काम किए हैं तो उनका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब उनमें होगा। और चूंकि एक तरह की वो विरासत, ऐसा काम वो छोड़कर जा रहे हैं, जो भी आएगा उसको मजबूर होके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो मनोहर पर्रिकर नहीं हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का एक छोटा सा स्वयंसेवक भी इस देश में एक मुख्यमंत्री, इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखती है। और उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी होती है। जब किसी व्यक्ति के साथ पार्टी खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर उसका मार्गदर्शन और अच्छा होता है। आज उसी की देन है, जो मनोहर पर्रिकर जी की देन है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस पार्टी में काम करने का अवसर मिला जिसके कार्यकर्ता मनोहर पर्रिकर जी रहे, और शुरू में कार्यकर्ता रहे और अंतिम दिन तक भी कार्यकर्ता भाव से ही गए। तो निश्चित तौर पर सारे कार्यकर्ताओं के लिए और सारे नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अम्बेडकर साहब जी, आपको लगता है कि क्योंकि वो गोवा के चीफ मिनिस्टर रहे, वहां की उन्होंने पॉलिटिक्स की, हमें देखते हैं कि ज्यादातर जो पॉपुलर लीडर्स रहे हैं या पॉपुलर फिगर रहे हैं, वो हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ के बड़े स्टेट्स हैं, खासतौर पर बिहार की या उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, वहां के रहे हैं, उनकी बात ज्यादा की जाती है, उनके बारे में चर्चा ज्यादा होती है, उनकी छवि को लेकर किस तरह के वो लीडर हैं उसके बारे में ज्यादा बात होती है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरह की बात करते हुए सुना है, क्योंकि हम आज इसलिए बात कर रहे हैं, उनकी तमाम जिंदगी के बारे में बात करें क्योंकि हमारे बीच नहीं रहे। इतनी चर्चा कभी भी उनके बारे में, या इसकी आधी भी मैं कहूं कभी नहीं रही जब वो हमारे बीच थे। तो क्या आपको इसका भी फर्क लगता है कि किस स्टेट की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, इससे भी पॉपुलैरिटी, नॉन पॉपुलैरिटी का एक ग्राफ बढ़ता चढ़ता है? देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने जी एक वाकया बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई जी 2013 की बातें। आप देखिए कितना छोटा राज्य, 15 लाख, महज 15 लाख आबादी। दिल्ली की आबादी आज की देख लीजिए तो 5 गोवा की आबादी के बराबर है, बिल्कुल, सिर्फ दिल्ली शहर की। ऐसे में वहां का नेता नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे बढ़ाता है और पूरा देश उसको मानता है। तो ये वजन था पर्रिकर जी के बातों में जी। और मैं इन दोनों की भी तुलना करूं तो नरेंद्र मोदी जी उस वक्त कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन पर्रिकर जी उस वक्त भी नहीं थे, आज भी नहीं है, और उनकी बातों को पूरी पार्टी मानती है। एक 15 लाख के राज्य का नेता कोई बात कहता है, किस गंभीरता से पूरी पार्टी मानती है, और चुनाव ने यह साबित किया कि उनकी बातों को पूरा देश ने मान लिया जी जी और मुहर लगा दी। ये कमाल की बात है। जाहिर सी बात है। अनिमा, सेम सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि क्या आप ये देखते हैं कि कुछ स्टेट जो हैं उनके साथ हम थोड़ा सा कोई दोहरा रवैया हम इख्तियार करते हैं वहां के लीडर्स के साथ भी, क्योंकि पॉपुलैरिटी जिस तरह से हम ये देखते हैं, क्योंकि अगर यही लगता है यही मनोहर पर्रिकर जिनकी जो पूरे जिस तरह की उनकी साफ बिल्कुल सियासत रही, जिस तरह का उनका पूरी शख्सियत थी, अगर यही उत्तर प्रदेश, बिहार या इसी तरह के जो बड़े स्टेट हैं वहां के अगर लीडर रहे होते तो शायद कुछ और ही बात होती। देखिए, ये जो दृश्य चल रहा है टीवी पे, ये इतना अच्छा दिख रहा है कि उनके समर्थक गमगीन तो हैं, लेकिन उनमें किसी तरह का कोई उन्माद नहीं है। वो सच में ऐसा लग रहा है कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज मनोहर पर्रिकर जी को। तो हम उनसे प्रेरणा तो लेते ही रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
गोवा की आवाम और उनसे पहले ही बहुत ज्यादा प्रेरित है। इसीलिए आज बिल्कुल जैसी उनकी छवि थी, जैसा उनका व्यक्तित्व था, उसी तरह की आज श्रद्धांजलि देश भी दे रहा है और गोवा का हम यहाँ पे चित्र भी देख रहे हैं। छोटे छोटे चुनाव जीतकर मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या एमएलए बनके जिस तरह का रुतबा और अकड़ लोगों में आ जाती है, मतलब अनपैरेलल हैं मनोहर पर्रिकर जी भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय राजनीति के लिए। और जैसा कि मैं आपको कुछ देर पहले भी कह रही थी कि आज जब गोवा की आवाम या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एमएलए के तौर पे, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, एमजीपी के हों, आज जब वो अपना सीएम चुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो ही चुनेंगे और उन्हीं का आखिरी डिसीजन होगा। जब आज वो अपना सीएम चुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो ये जरूर देखेंगे कि कौन ऐसा इंसान है जो उनकी पूर्ति तो नहीं कर सकता पर कहीं ना कहीं उनके बगल में बैठने की थोड़ी हैसियत तो रखता होगा। तो और ये सिर्फ गोवा की आवाम ही ना देखे, आने वाले जनरल इलेक्शंस में मुझे ऐसा लगता है देश भी देखे कि कौन है जो उनका प्रतिनिधित्व इस तरह से कर सकता है और सिर्फ पावर ही नहीं, पॉलिटिक्स ही नहीं, उनको प्रेरित कर सकता है, उनको हर तरह के डिविजन्स में, सेक्शंस में उनको समझ सकता है, उनकी मुश्किलों को, उनके आप सोचिए डिफेंस मिनिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को छोड़कर, मतलब इतने जमीनी कार्यकर्ता थे मनोहर पर्रिकर जी कि डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़कर वो गोवा आते हैं सीएम बनने के लिए, क्योंकि उनको अपने कार्य क्षेत्र से ही प्यार था, उनको पैसे से हर कोई सेंटर में जाना चाहता है और तमाम तरह के पोर्टफोलियो जी जितने सटल तरीके से उन्होंने अपना ख्याल जाहिर किया। उनसे पत्रकार ने पूछा एक सवाल इसी सिलसिले में, तो उन्होंने कहा आई लव माई फिश करी एंड राइस। जी आई रिमेम्बर। तो और उन्होंने कहा कि आई डोंट लाइक बटर चिकन। जी तो दिल्ली को नकार दिया। सटिलिटी देखिए जी, माने जबान से भी इतने सटल, ये कमाल है भाई। इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पे रह के भी उनका आज तक एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी मिसकोट नहीं हुआ है। इसमें भी कोई ना कोई उनके व्यक्तित्व का ही श्रेय है, वरना जिस तरह से वो आ गए, वो एक इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी थे जो दिखते थे बहुत सहज, लेकिन इतने स्ट्रांग थे कि वो कभी वर्ड्स मिन्स नहीं करते थे। उनको जब लगा कि नहीं, उनका दिल शायद गोवा में ही बसता है, वो वहीं की आवाम को के साथ रहना चाहते हैं, तो वो चुपचाप वहां पे चले गए। जी, जो जैसा है वैसा उनको दिखाने की आदत थी, उसमें कोई लाग लपेट जो होता है वो कभी भी नहीं था। और इसीलिए उनकी बातों को कहीं भी, जिस तरह से अनिमा कह रही है कि मिसकोट इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि हो सकता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी बात को लेकर दूसरे तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जो उनमें सादगी थी, जो शफाफियत थी, जिस तरह से अपनी बातों को रखते थे, चाहकर भी कोई ऐसा नहीं कर पाता था। और यही वजह है कि आज जो हम गोवा में देख रहे हैं, जो जम्मे गफीर हमें देखने को मिल रहा है, जो बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक लीडर का करिश्मा ही होता है। आप ये देखें तस्वीरें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे अवाम से जो है, जनता से जो है पटा हुआ है, और लोग बस एक नज़र देख लेना चाहते हैं अपने चहीते नेता को कि आखिरी बार वो किसी तरह से वो देख लें। ये एक जम्मे गफीर है लोगों का जो आप देख रहे हैं।